हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे महाद्वीपों के बारे में। क्या क्या बात करने वाले हैं आज की क्लास में। एक तो महाद्वीप क्या होते हैं और विश्व में कितने महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों में कुछ महाद्वीपों की विशेषताएं जानेंगे। ये महाद्वीप आखिर बने कैसे और क्या है अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। प्लेट्स क्या होती है, प्लेट्स का मूवमेंट किस प्रकार होता है और अंत में हम यह जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं महाद्वीप को जानना। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि ये जो आसमानी कलर में दिख रहा है वो है पानी और ये जो रंगीन कलर में दिख रहा है वो है स्थल भाग, जमीन का भाग। पूरे पृथ्वी पर ये जो पानी है वो करीब 71% लिए हुए हैं और बाकी का बचा भाग यानी कि 29% लिए हुए हैं ये स्थल भाग। पानी जो है वो 5 महासागरों में बांटा गया है, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर। महासागरों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो स्थल भाग है उनको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका और यहां है ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हीं महाद्वीपों के बारे में हमें आज की क्लास में जानना है। महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप की यदि बात की जाए तो वो है आपका एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पे सबसे नीचे वाला महाद्वीप अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के मामले में हमें यह क्रम पता होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा महाद्वीप है। वहीं अगर आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप वो ही है जो क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे बड़ा है। तो एशिया महाद्वीप आबादी के मामले में भी नंबर 1 पे है। आबादी के मामले में दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको अफ्रीका। तीसरे नंबर पे यूरोप। चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। 5वें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और आबादी के मामले में सबसे कम आबादी पाई जाती है अंटार्कटिका में। तो आबादी के मामले में नंबर 1 महाद्वीप कौन सा है? एशिया। 2 नंबर पे अफ्रीका। 3 नंबर पे यूरोप। 4 पे उत्तरी अमेरिका। 5 दक्षिणी अमेरिका। 6 ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है अंटार्कटिका। तो महाद्वीपों के बारे में बेसिक बातें हमें क्या क्या जाननी है। एक तो विश्व में 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। ये जो पानी वाला हिस्सा है वो करीब पृथ्वी का 71% है और बाकी स्थल मंडल का हिस्सा रह गया 29%। महाद्वीपों में नाम हमें पता होने चाहिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इन 7 महाद्वीपों में 2 तरह के क्रम हमें पता होने चाहिए। एक तो क्षेत्रफल के मामले में क्या क्रम है और जनसंख्या के मामले में क्या क्रम है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। वहीं आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में क्या क्रम है? जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आबादी में वो ही सबसे बड़ा है। जो क्षेत्रफल में 2 नंबर पे है वो आबादी में भी 2 नंबर पे है। अब इसके बाद क्रम चेंज होगा। यूरोप आ जाएगा तीसरे नंबर पे आबादी के मामले में, फिर नंबर आएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंत में
आबादी के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो ये हुई महाद्वीपों के बेसिक नामकरण और जनसंख्या और आबादी के अनुसार इनका क्रम। अब हम कुछ महाद्वीपों के बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं जिनसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है एशिया। एशिया के बारे में दो बात हम कर चुके हैं। एक तो क्षेत्रफल के मामले में सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के मामले में भी ये सबसे बड़ा महाद्वीप है सातों महाद्वीपों में। क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो पूरी पृथ्वी का 9% हिस्सा एशिया के पास है और आबादी की बात की जाए तो पूरे विश्व की आबादी का 60% यानी कि आधे से भी 10% ज्यादा एशिया के पास है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में, दोनों के मामले में दूसरे स्थान पर है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में। अफ्रीका से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 3 इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं और एक इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं। कौन कौन सी? अक्षांश रेखाओं में जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं अफ्रीका को काटती है, अफ्रीका से गुजरती है। और जो ग्रीनविच रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो भी अफ्रीका से गुजरती है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। पूरे विश्व में सातों महाद्वीपों में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनसे ये चारों लाइन गुजरती है। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफ्रीका के बाद बात करते हैं अंटार्कटिका, जो कि सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और ये दक्षिणी ध्रुव पे है। चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव पे है इसलिए यहां पर साल के अधिकतर समय सूर्य की रोशनी और सूर्य की उष्मा या तो नहीं पहुंचती या बहुत कम पहुंचती है, इसलिए यहां पर ठंड रहती है और हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। यहां पर टेम्परेचर कभी कभी तो -90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अंटार्कटिका पूरे विश्व के लिए एक शोध का केंद्र बन गया है। यहां पर पूरे विश्व के सारे देश अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित करते रहते हैं। यहां की जलवायु, यहां के वन्य जीव, यहां के वनस्पति और खनिज संसाधनों की खोज के लिए हर देश यहां पर अपने एक रिसर्च स्टेशन स्थापित करते हैं। तो भारत ने भी यहां पर रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं। उनके नाम हमें पता होने चाहिए। एक तो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित एक रिसर्च स्टेशन है। तो अंटार्कटिका से रिलेटेड हमें क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए? सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यहां पर सूर्य की उष्मा और रोशनी कम पहुंचती है या बिल्कुल नहीं पहुंचती, इसलिए यहां पर इतना ज्यादा कम तापमान रहता है कि कभी कभी -90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और ये सभी महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है और यहां की आबादी, चूंकि यहां की जलवायु और भौतिक कंडीशन रहने लायक नहीं है, इसलिए इसकी आबादी बहुत कम है। आबादी जो मेन है वो जो रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं, मतलब एक तरह से टेम्परेरी आबादी ही है। तो ये सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। भारत द्वारा यहां पर कौन कौन से रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक दो पॉइंट ही हमें पता होने चाहिए, जैसे कि यूरोप जो है वो सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है। सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। लेकिन घनत्व के मामले में यूरोप सबसे टॉप वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया ये आप एशिया से दक्षिण पूर्व में जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी नाम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड आ गया, पपुआ न्यू गिनिया आ गया, ऐसे बहुत सारे देश आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशनिया भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ओशनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है ओशनिया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट महाद्वीपों के बारे में बात। अब हम ये जानते हैं कि इन महाद्वीपों का
उत्पत्ति कैसे हुई थी? महाद्वीपों की उत्पत्ति से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन हमें एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में ही पढ़ना है, जो कि अल्फ्रेड वेगेनर नामक भूगोलवेत्ता ने दिया था 1912 में, और इस सिद्धांत का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हिंदी में इसे कहा जाता है महाद्वीपीय संचलन सिद्धांत, कि महाद्वीप कैसे बने और ये कैसे अलग हुए। महाद्वीपों की उत्पत्ति से रिलेटेड अल्फ्रेड वेगेनर ने क्या कहा कि जितने भी महाद्वीप थे, आज हम जितने भी महाद्वीप देखते हैं, वो एक ही स्थल मंडल का हिस्सा हुआ करते थे। ये सारे एक ही स्थल बनाते थे और इसे पेंजिया कहा जाता था। तो आज जितने भी महाद्वीप देखते हैं हम, ये सब जुड़े हुए थे और इसे पेंजिया कहा जाता था। और जितने भी महासागर हम आज देखते हैं, वो सब भी जुड़े हुए थे, वो सब भी पानी की एक ही बॉडी बनाते थे और ये इस पेंजिया को घेरे हुए थे, जिसे हम पेंथालासा कहते हैं। तो पेंजिया, जो कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप, बहुत बड़ा स्थल मंडल हुआ करता था, इसके आसपास पूरा पानी, पूरे महासागर जुड़े हुए थे और इसे पेंथालासा कहते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पेंजिया क्या है? तो पेंजिया स्थल मंडल है और पेंथालासा क्या है? ये पानी वाला जल मंडल है। समय के साथ साथ ये पेंजिया दो भागों में टूटा। पेंजिया जो स्थल मंडल है वो दो भागों में टूटा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जो है उत्तर में और दक्षिणी भाग दक्षिण में। उत्तरी भाग को कहा गया लॉरेशिया या अंगारा लैंड, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। वहीं दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। और इन दो भाग के बीच में पानी आ गया तो उस पानी को कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर। पेंजिया दो भागों में टूटा समय के साथ, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी हिस्से को कहा गया लॉरेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। और इसके आसपास पानी तो था ही पेंथालासा के रूप में। समय के साथ साथ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के और टुकड़े होते गए। तो लॉरेशिया से कौन से महाद्वीप बने? जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो हम मैप पर उत्तर दिशा में देखते हैं, वो सारे महाद्वीप लॉरेशिया के हिस्से थे। और जो दक्षिणी गोलार्ध में मैप में दक्षिणी भाग में दिखते हैं, वो सारे महाद्वीप गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। जो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप है? जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये सारे आपके लॉरेशिया के हिस्से थे। और दक्षिणी गोलार्ध मैप में ये जो दक्षिण हिस्से में महाद्वीप दिख रहे हैं, वो गोंडवाना लैंड के हिस्से थे, जैसे कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। साथ ही भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग मतलब दक्षिण वाला भाग, यह भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही हुआ करता था। जो दक्षिणी हिस्सा था उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो अल्फ्रेड वेगेनर की इस सिद्धांत का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। कब आई थी ये? 1912 में। इसके अनुसार सारे महाद्वीप एक ही हिस्सा हुआ करते थे, जिसको हम कहते हैं पेंजिया, और सारे महासागर एक ही हिस्से हुआ करते थे, जिसे हम पेंथालासा कहते हैं। समय के बाद पेंजिया दो भागों में टूटा, उत्तरी भाग लॉरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में जो पानी आया उसे टेथिस सागर कहते हैं। लॉरेशिया आगे जाकर और टूटा और उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप देखते हैं वो लॉरेशिया के हिस्से हैं। गोंडवाना लैंड समय के साथ और टूटा और दक्षिणी गोलार्ध में जो हम महाद्वीप देखते हैं वो गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। साथ ही भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही हुआ करता था। हालांकि आज वो लॉरेशिया के हिस्सों में यानी कि एशिया के हिस्सों में दिखता है। तो हमें ये महाद्वीपों के नाम भी पता होने चाहिए कि लॉरेशिया के कौन से हिस्से थे और गोंडवाना लैंड के कौन से हिस्से थे। लॉरेशिया के
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। गोंडवाना लैंड के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, दक्षिणी भाग है, वो था। महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद अब हम जानते हैं कि प्लेट्स क्या होती है, प्लेटों का मूवमेंट कैसे होता है। पृथ्वी का जो आप ऊपरी सतह देखते हो वो सारा जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो बड़े बड़े भाग में टूटा हुआ है, और ये टूटे हुए भाग ये मजबूत चट्टानों के रूप में है, और इन्हीं चट्टानों को कहा जाता है प्लेट्स। ये चट्टानें कोई छोटी मोटी चट्टानें नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ चट्टानें तो महाद्वीपों से भी बड़ी चट्टानें हैं, जिन्हें मुख्य प्लेट्स कहा जाता है, और कुछ चट्टानें छोटी चट्टानें हैं जिन्हें छोटी प्लेट्स कहा जाता है। तो विश्व में कितनी मुख्य चट्टानें हैं और कितनी छोटी चट्टानें हैं, यह हमें जानना है। मुख्य चट्टानों की बात की जाए, यानी कि महाद्वीपों से बड़ी चट्टानों की बात की जाए, तो यह नंबर में 7 है, और बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें हैं। तो 7 मुख्य चट्टानों के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कि यहां पे है यूरेशियन प्लेट, मतलब एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों को मिला के इतनी बड़ी प्लेट है पृथ्वी के नीचे, यह है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट से नीचे आओगे तो यहां पर मिलेगी आपको अफ्रीकन प्लेट, यहां है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट के नीचे है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, सबसे नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप पे है अंटार्कटिका प्लेट, यहां ऑस्ट्रेलिया, और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और 7वीं प्लेट है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिन्हें मुख्य प्लेटें कहा जाता है। नाम इनके हमें पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है, तो इन 7 के अलावा और कोई भी नाम आए वो मुख्य प्लेट नहीं होगी, वो छोटी प्लेट होगी। और छोटी प्लेटों के नाम भी हमें, कुछ प्लेट के नाम हमें पता होना चाहिए, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है कैरेबियन प्लेट, यहां है कोको या नाज़का, यहां जहां अरब पेनिनसुला है वहां अरेबियन प्लेट है, भारत के पूर्वी की साइड में यहां पे फिलीपींस प्लेट है। तो मुख्य प्लेटें और छोटी छोटी प्लेटों के हमें नाम पता होना चाहिए। मुख्य प्लेटें कौन कौन सी है, बहुत ही आसान नाम है, इनमें से कुछ नाम तो महाद्वीपों जैसे ही नाम है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिलाकर जो प्लेट है नीचे, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के धरती के नीचे जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और 7वीं है अंटार्कटिक प्लेट। ये मुख्य प्लेट है। और छोटी प्लेट, कुछ इंपॉर्टेंट छोटी प्लेट नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कि कोकोस हो गया, नाज़का, कैरिबियाई, अरेबियन और फिलीपींस प्लेट। तो ये मुख्य प्लेटें और छोटी प्लेटें स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार मूव होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। हालांकि इनकी मूव होने की जो दर है वो बहुत धीरे है, इनकी स्पीड बहुत धीरे है, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट करती रहती है, और इसी मूवमेंट के कारण हमें पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप जैसी भौगोलिक घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये प्लेट्स मूवमेंट करने के 3 तरीके हैं। एक तो यदि ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आए, या एक दूसरे से दूर जाए, या फिर एक दूसरे से पैरेलल समानांतर चलती रहे, उसी के हिसाब से प्लेट्स मूवमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि एक दूसरे से दूर जा रही है ये प्लेट, तो इनके नीचे से, जमीन के अंदर से कुछ और मटेरियल आता है और इन प्लेट्स के आसपास बिछ जाता है, जिससे कि नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है अपसारी प्लेट मूवमेंट। दूसरी है आपकी अभिसारी प्लेट मूवमेंट। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है, तो जो भारी प्लेट है जिसका घनत्व ज्यादा है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी, और यहां पर क्रस्ट खत्म होता है। क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई तो ये बहुत सारा मटेरियल खत्म होता है, और यहां पे ही बहुत सारे ज्वालामुखी बनते हैं। भारत में जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है वो अभिसारी प्लेट मूवमेंट के कारण ही हुआ है।
तीसरा प्लेट मूवमेंट है ट्रांसफॉर्म यानी कि समानांतर प्लेट मूवमेंट, जो कि एक दूसरे के पास से होके गुजर जाता है। न तो इसमें नया मटेरियल बनता है और न इसमें कोई नया मटेरियल खत्म होता है। तो प्लेट किस तरह से मूव करती है उसके हिसाब से तीन प्रकार के प्लेट मूवमेंट है, तीन प्रकार की सीमाएं बनती है। पहली है अपसारी, जिसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही होती है। विपरीत दिशा में जाने के कारण इनके नीचे से मटेरियल आता है और नई परपट्टी का निर्माण होता है। चूंकि नई परपट्टी बन जाती है, इसीलिए इसे रचनात्मक सीमा भी कहते हैं, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट मूवमेंट भी कहते हैं। दूसरा है अभिसारी सीमा, अभिसारी प्लेट मूवमेंट। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएगी, एक दूसरे की ओर गति करती है दो प्लेटें। इसमें जो भारी प्लेट होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा और जो ज्यादा स्पीड में आ रही होगी, वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। भारी प्लेट अधिक घनत्व वाली और तेज गति वाली प्लेट जो है वो हल्की और कम गति वाली प्लेट के नीचे की ओर चली जाएगी, जिससे नया मटेरियल खत्म होता है, यहां की भूपरपट्टी नष्ट होती है। इसलिए इसे विनाशात्मक सीमा या विनाशात्मक प्लेट मूवमेंट भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम प्लेट मूवमेंट है रूपांतर या समानांतर प्लेट मूवमेंट या समानांतर सीमा। इसमें प्लेटें न तो एक दूसरे की तरफ आएगी, न एक दूसरे से दूर जाएगी, बल्कि एक दूसरे के समानांतर अलग अलग दिशा में जाएगी, जिसके कारण न तो नई परपट्टी, नई भूपरपट्टी बनती है और न ही भूपरपट्टी खत्म हो जाती है। सारा मटेरियल कंजर्व रहता है। तो इसमें प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है, न तो किसी प्रकार की परपट्टी का निर्माण होता है और न ही किसी परपट्टी का विनाश होता है। तो ये थी प्लेट मूवमेंट और उनकी वजह से बनने वाली सीमाएं। अंत में हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। पृथ्वी को यदि हम खोद के अंदर जाए तो हमें क्या क्या मिलेगा। यह है पृथ्वी। पृथ्वी का एक हिस्सा काटकर हम यहां पर समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे, आपको तापमान और दाब ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अंदर जाओगे, आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा और दाब भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो तापमान और दाब के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर मिलेगा क्रस्ट, या जिसे हिंदी में कहा जाता है भूपरपट्टी। यह भूपरपट्टी करीब 35 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। इस भूपरपट्टी के बाद, क्रस्ट के बाद दूसरी बाउंड्री, दूसरी परत मिलेगी आपको मेंटल। यह करीब 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस मेंटल के बाद तीसरी और अंतिम परत मिलेगी, जिसे कोर कहते हैं, और यह करीब 6378 किलोमीटर तक फैला है। इस 6378 किलोमीटर पर आपको पृथ्वी का सेंटर मिल जाएगा, पृथ्वी का केंद्र मिल जाएगा। कोर में पाया जाता है सियाल। मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो सियाल पाए जाते हैं। सियाल मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भूपरपट्टी पे या फिर क्रस्ट में मुख्य रूप से कौन से तत्व मिलते हैं, तो सियाल मिलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम पृथ्वी की कौन सी परत में मिलता है, तो सबसे ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट में या भूपरपट्टी में मिलता है। बीच वाली जो परत है मेंटल, उसमें मिलेगा सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे अंतिम परत, तीसरी परत में मिलेगा निफे। निफे मतलब निकिल और फेरस। फेरस मतलब लोहा। तो निकिल और लोहा मिलेगा सबसे अंतिम परत में, तीसरी परत में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है, तीन परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परत है? सबसे ऊपर है भूपरपट्टी, बीच वाली है मेंटल और सबसे नीचे वाली है कोर। भूपरपट्टी कितनी गहराई तक है? यह करीब 35 किलोमीटर गहराई तक है। मेंटल 2900 किलोमीटर तक है और कोर 6378 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक है। भूपरपट्टी में क्या पाया जाता है? सियाल। सियाल मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम।
सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है सबसे ऊपर वाली परत में, भूपर्पट्टी में। दूसरी परत जो कि है मेंटल, इसमें पाया जाता है सीमा। सीमा मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे अंतिम परत, सबसे आंतरिक परत जो कि है कोर, इसमें पाया जाता है नाइफ। नाइफ मतलब कि निकेल और फेरस, और फेरस को हिंदी में कहा जाता है लोहा। एग्जाम में इस टेबल से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सियाल, सीमा, नाइफ, भूपर्पट्टी, मेंटल, कोर, 35, 2900, 6378 किलोमीटर। तो ये सारी बातें थी महाद्वीपों की, आपके प्लेट्स की और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।